बिहार की राजनीति में फ्री बीज यानी मुफ्त योजनाओं की परंपरा कोई नई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये एक तीव्र और प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप ले चुकी है। हर चुनाव के साथ राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए नई नई मुफ्त घोषणाएं कर रहे हैं। कभी मुफ्त शिक्षा, कभी स्वास्थ्य सुविधाएं, कभी बिजली, राशन या नौकरी की गारंटी। ये प्रवृत्ति अब इतनी गहरी हो चुकी है कि राजनीतिक विमर्श विकास और नीति से हटकर सीधा क्या मिलेगा वाले सवाल पर केंद्रित हो गया है। लेकिन इस बढ़ती मुफ्त संस्कृति के पीछे राज्य की आर्थिक हकीकत बहुत अलग और चिंताजनक है। बिहार, जो देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, उसकी आर्थिक संरचना अब भी बहुत कमजोर है। राज्य का राजस्व मुख्यतः केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान और कर हिस्सेदारी पर निर्भर है। ऐसे में जब राज्य सरकारें चुनावी मौसम में मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा देते हैं, तो उसका सीधा असर वित्तीय स्थिरता पर पड़ता है। हाल ही में वित्त विभाग के कई अधिकारियों और आर्थिक विशेषज्ञों ने चेताया कि यदि ये प्रवृत्ति इसी तरह जारी रही तो आने वाले वर्षों में राज्य का खजाना असंतुलन की स्थिति में पहुंच सकता है। फ्रीबीज की राजनीति का आधार एक सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता में भी निहित है। बिहार की एक बड़ी आबादी अब भी गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन कर रही है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर सीमित है, उद्योगों का अभाव है और कृषि, जो मुख्य व्यवसाय है, वो भी मौसम और संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर है। ऐसे में जब राजनीतिक दल मुफ्त सुविधाओं का वादा करते हैं तो जनता के लिए वो केवल एक आकर्षण नहीं बल्कि एक आवश्यकता जैसी प्रतीक होती है। यही कारण है कि मुफ्त बिजली, हर परिवार को स्कॉलरशिप, मुफ्त दवा और इलाज जैसे वादे जनता के बीच तुरंत लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी योजनाएं लंबे समय तक टिकाऊ हैं? अगर वित्तीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार जैसे राज्य की कुल आय की तुलना में खर्च पहले से ही बहुत अधिक है। विकास, बजट और कल्याण योजनाओं के बीच संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, यदि राज्य सरकार को मुफ्त बिजली या शिक्षा देनी है तो उसे या तो अपने पूंजीगत निवेश में कटौती करनी होगी या केंद्र से अतिरिक्त मदद लेनी होगी। दोनों ही स्थितियां दीर्घकालिक दृष्टि से राज्य के लिए हानिकारक है। बिहार के बजट दस्तावेजों पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि बीते 5 वर्षों में सब्सिडी और ट्रांसफर स्कीम पर खर्च कई गुना बढ़ा है, जबकि उद्योग, बुनियादी ढांचा और रोजगार सृजन पर खर्च अपेक्षाकृत कम हुआ। ये असंतुलन भविष्य में राज्य की उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुफ्त योजनाएं अल्पकालिक राजनीतिक लाभ तो देती है, लेकिन वे ना तो आर्थिक सशक्तिकरण लाती है, ना ही आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करती है। फ्री बीज की राजनीति का एक और पहलू प्रतिस्पर्धी लोक लुभावनावाद। जब एक पार्टी मुफ्त बिजली का वादा करती है तो दूसरी पार्टी जवाब में मुफ्त शिक्षा या महिला सशक्तिकरण के नाम पर नकद सहायता का ऐलान कर देती है। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली जो पेंशन की राशि मिलती थी, पहले हम शुरू में दिए हुए थे 400, अब हम उसको बढ़वा करके 1100 कर दिए। अब इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। ये एक नीलामी जैसी स्थिति बन जाती है जहां जनता को सुविधाएं बांटने की होड़ लग जाती है, लेकिन कोई भी दल ये नहीं बताता कि इन योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा। परिणाम स्वरूप राज्य का ऋण बढ़ता है, घाटा गहराता है और विकास परियोजनाएं ठप पड़ जाती हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि बिहार में मुफ्त योजनाओं का राजनीतिक इतिहास बहुत पुराना है। लालू यादव के दौर में सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय सशक्तिकरण की नीतियां बनी, लेकिन आर्थिक आधार कमजोर रहा। नीतीश कुमार के शासनकाल में सुशासन और विकास की बात हुई, साथ ही उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की, जैसे साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति और हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। इन योजनाओं ने कुछ हद तक समाज में सकारात्मक बदलाव लाया, लेकिन अब यही मॉडल अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। जब हर राजनीतिक दल किसी न किसी मुफ्त योजना की घोषणा करने लगता है तो नीति और प्राथमिकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। फ्रीबीज एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। जब जनता बार बार मुफ्त योजनाओं की आदी हो जाती है तो सरकार से अपेक्षाएं बदल जाती हैं। नागरिक ये मान लेते हैं कि सरकार का काम सुविधाएं बांटना ही है, ना कि अवसर पैदा करना। इससे आत्मनिर्भरता की भावनाएं कमजोर होती हैं। एक युवा जो रोजगार पाने के बजाय भत्ता मिलने की उम्मीद में रहता है, वो दीर्घकाल में आर्थिक वृद्धि का हिस्सा नहीं बन पाता। इस तरह की नीति समाज को निर्भर उपभोक्ता में बदल देती है, ना कि उत्पादक नागरिक में। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो फ्रीबीज एक शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि एक सीधे मतदाता के भावनात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। जब कोई नेता कहता है कि हर लड़की को मुफ्त शिक्षा मिलेगी या हर गरीब को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, तो ये वादा किसी जटिल नीति विमर्श की तुलना में बहुत ज्यादा असरदार होता है। मतदाता के लिए तत्काल लाभ का प्रतीक बन जाता है और यही कारण है कि चुनाव के दौरान मुद्दे चाहे कितने भी गंभीर क्यों ना हो,
बेरोजगारी, उद्योग या कृषि सुधार, फ्री बीज का शोर हर चीज पर भारी पड़ जाता है। हालांकि इस प्रवृत्ति के खिलाफ कुछ आवाजें भी उठने लगी हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुफ्त योजनाएं तभी तक उचित है जब तक वे सामाजिक न्याय या समान अवसर प्रदान करने के लिए हो, जैसे गरीबों के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेसिक हेल्थ केयर या न्यूनतम आजीविका। लेकिन अगर राज्य अमीर और मध्यम वर्ग तक को मुफ्त सेवाएं देना शुरू कर दे तो ये न तो आर्थिक रूप से तर्कसंगत है और न ही न्यायसंगत। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में इस मुद्दे पर चिंता जताई थी कि फ्रीबीज की अंधाधुंध घोषणा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को असंतुलित कर सकती है और राजकोषीय अनुशासन को खतरे में डालती है। बिहार के आर्थिक आंकड़े भी चेतावनी को सही साबित करते हैं। राज्य का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है, जबकि कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ता जा रहा है। अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो राज्य को विकास कार्यों के लिए उधार पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे न केवल वित्तीय घाटा बढ़ेगा बल्कि भविष्य की सरकारों पर भी बोझ बढ़ेगा। ये राजनीतिक कर्ज की तरह है जो आज वोट लाता है लेकिन कल आर्थिक संकट पैदा करता है। एक और चिंता यह है कि फ्रीबीज की होड़ ने नीति निर्माण की गंभीरता को कम कर दिया है। अब राजनीतिक घोषणाएं ज्यादातर लोक लुभावन तर्कों पर आधारित होती है, न कि आर्थिक विवेक पर। जैसे अगर कोई पार्टी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देती है तो दूसरी 300 यूनिट का वादा कर देती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वितरण कंपनियां पहले से ही घाटे में है और राज्य सरकारों को उनके भुगतान के लिए सब्सिडी देनी पड़ती है। नतीजतन ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे वित्तीय दिवालियेपन की ओर बढ़ता है। सवाल ये नहीं कि गरीबों को मदद नहीं दी जानी चाहिए, सवाल ये है कि क्या फ्रीबीज वाकई उन्हें सशक्त बना रही है या सिर्फ उन्हें राजनीतिक निर्भरता में बांध रही है। एक बेहतर नीति वो होगी जो नागरिकों को अवसर दे, कौशल दे, रोजगार दे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। मुफ्त योजनाएं तभी तक सार्थक हैं जब वे किसी दीर्घकालिक सुधार की नींव रखे, ना कि सिर्फ चुनावी वोट बैंक का हिस्सा बने। बिहार जैसे राज्य में जहां युवाओं की आबादी बहुत बड़ी है और प्रवासन एक बड़ी समस्या बनी हुई है, सरकारों को अपनी ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा की गुणवत्ता, कृषि सुधार और कौशल विकास पर लगानी चाहिए। मुफ्त योजनाएं तात्कालिक राहत देती है लेकिन वे भविष्य की स्थिरता को कमजोर करती है। आर्थिक दृष्टि से यह भी ध्यान देने योग्य है कि फ्रीबीज का असली लाभ हमेशा गरीबों तक नहीं पहुंचता। कई बार योजनाएं मध्यम वर्ग या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली वर्गों तक ही सीमित रह जाती है। वितरण में भ्रष्टाचार, चयन प्रक्रिया में त्रुटियां और प्रशासनिक अक्षमता के कारण योजनाएं अपने लक्ष्य से भटक जाती है। तो अब समय आ गया है कि बिहार की राजनीति विकास बनाम फ्रीबीज के असली सवाल का सामना करे। अगर राज्य लगातार मुफ्त योजनाओं पर निर्भर रहेगा तो वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएगा। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि वोट की कीमत मुफ्त सेवाएं नहीं बल्कि अस्थायी अवसर और गुणवत्तापूर्ण जीवन है। अंततः फ्रीबीज कल्चर बिहार के लोकतंत्र की एक जटिल वास्तविकता बन चुका है। ये जनता की जरूरतों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच का संतुलन है, लेकिन अगर ये संतुलन टूटता रहा तो भविष्य में राज्य एक राजनीतिक कल्याण राज्य से आर्थिक संकटग्रस्त राज्य बन सकता है। बिहार को आज जरूरत है कि ऐसी राजनीति की जो जनता को सिर्फ लाभार्थी न बनाए बल्कि भागीदारी बनाए, जो मुफ्त योजनाओं की बजाय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की अस्थायी नींव रखे। क्योंकि मुफ्त वादे वोट तो दिला सकते हैं लेकिन विकास नहीं ला सकते, और यही वो बिंदु है जहां बिहार की राजनीति को अपने फ्रीबीज सिंड्रोम से बाहर निकलना होगा, वरना कल का संकट आज की राहत पर भारी पड़ जाएगा।